मैं मार्क्स ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, इसकी भी बात नहीं करूंगा। मार्क्स का आज उनको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, जो अक्सर बात ये बन जाती है कि कैसे मार्क्स के मुंह में अपनी बात डाली जाए, वो भी मैं नहीं करूंगा। मैं मार्क्स के विचार की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले विचार को मैं कैसे समझ रहा हूं उसके बारे में 2 मिनट। विचार के लिए मैं बीज और फसल का मेटाफर इस्तेमाल करूंगा। जो बीज जमीन में डाली जाती है, फसल तो उसके मुताबिक ही उगती है, लेकिन जमीन का बहुत असर पड़ता है। और जो शुरुआती बीज डाले जाते हैं, वो अगली फसलें जब उगती हैं तो अगले बीज उन फसलों से पैदा होते हैं, बीज में बदलाव होते जाते हैं। तो आप कोई ओरिजिनल बीज किसी गोदाम में नहीं रखते जिससे किसी एक जमीन में फसल उगाई जाए या अलग अलग जमीनों में फसल उगाई जाए, बीज भी बदलता जाता है। तो मैं इस हिसाब से मैं मार्क्स के विचार की बात करूंगा। विचार के संदर्भ में एक चीज मैं और भी जोड़ दूं कि विचार यूं तो किसी भी दिमाग में कोई फतूर आया तो वो भी विचार ही होता है, लेकिन मैं उसके 2 पक्षों पर आपसे कहूंगा कि आप 2 पहलुओं पर आप निगाह रखें अपनी। एक तो ये कि जिस तरह से हम विचार की चर्चा करने वाले हैं, जिसकी इतिहास की फसल जिससे उगे, ऐसे बीज की जब आप बात करने वाले हैं तो 2 पहलुओं को अलग अलग ध्यान में रखें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनको अलग अलग देखना पड़ेगा। एक ये कि विचार, इतिहास, हकीकत, वास्तविकता का निचोड़ हो सकता है, होता है। अगर विचार हकीकत का निचोड़ न हो तो ज्यादातर दिमागी फतूर ही होगा। उसे किसी न किसी हद तक उसे हकीकत का निचोड़ होना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हकीकत का निचोड़ वाला पक्ष ही अगर रहे तो भी जिस तरह से विचार की बात होनी चाहिए वो पूरा नहीं हो पाएगा। विचार भविष्य की रूपरेखा भी देता है। तो जहां हकीकत के निचोड़ के रूप में एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, उसका वस्तुगत पहलू है जो विचार करने वाले की इच्छा से भी स्वतंत्र है, जो हकीकत से पैदा हो रहा है, उसी के साथ भविष्य की क्या रूपरेखा हो या जमीन में आपका हस्तक्षेप क्या हो। अगर बीज और फसल वाला मेटाफर लिया जाए तो किसान का क्या रोल हो। बीज डाले, जमीन में फसल उगेगी, लेकिन किसान का रोल क्या होगा, उसके पास भविष्य की कोई रूपरेखा होगी। विचार का दूसरा पहलू यह होता है जिसमें हस्तक्षेप की और भविष्य की योजना की प्रधानता है। तो एक पहलू अतीत से, वास्तविकता से, हकीकत से पैदा होता है, जो ऑब्जेक्टिव पहलू है विचार का, और दूसरा पहलू भविष्य की योजना से संबद्ध है, आपके हस्तक्षेप से, आपकी कर्ता शक्ति से उसका संबंध है। तो मार्क्स के विचार को भी मैं इन 2 पहलुओं को अपनी नजर में रखने की कोशिश करूंगा। तो जो फसल की बात हुई, मैं बात सिर्फ 20वीं सदी की करूंगा। मार्क्स उससे बहुत पहले जा चुके थे, इसीलिए संजय जी ने जो टाइटल बताया आपको, 20वीं सदी के अनुभव, और जो हस्तक्षेप वाली भविष्य की योजना वाली बात है वो थोड़ी 21वीं सदी की चुनौतियों के रूप में सामने आएंगी। 20वीं सदी तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। 20वीं सदी में मार्क्स के विचार की फसल कैसी उगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। 20वीं सदी की फसल की बात है, उसके भी डिटेल हम नामों पर तो जाएंगे ही नहीं। नेताओं के नाम और मार्क्सवादी विचारकों के नाम मैं नहीं लूंगा, या कभी गलती से आ गया तो आ गया, लेकिन वैसे नहीं लूंगा। और देशों और क्रांतियों के नाम भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ मिनटों में क्या किया जा सकता है, इतना बड़ा विषय है उसमें। तो मैं एक कोडवर्ड इस्तेमाल करूंगा कि 20वीं सदी में मार्क्सवाद की फसल 20वीं सदी के समाजवाद के रूप में उपजी। 20वीं सदी का समाजवाद जो सोवियत संघ में भी था, जो चीन में भी था, और जो अन्य कुछ
छोटे बड़े देशों में भी था। इसमें मैं था शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं। सोवियत संघ के बारे में तो स्पष्ट है, क्योंकि वो खड़े खड़े गिर पड़ा, अंतःस्फोट हो गया, इंटरनल इम्प्लोजन जैसी चीज थी। 1989 से 1991 के बीच में जो हुआ वो आप में से बहुत सारे लोगों को वो होता हुआ भी याद होगा, उस उम्र के लोग भी हैं। तो लेकिन जो सोवियत संघ की तरह नहीं टूटा, वो उदाहरण 20वीं सदी के समाजवाद के वो भी अब है नहीं इसमें, और उसके विस्तार में भी नहीं जाया जा सकता कि हम क्यों कह रहे हैं कि वो है नहीं। सारी इफ एंड बट के बावजूद और डिफेंस के बावजूद बहुत सारे मार्क्सवादी डिफेंड करते हैं कि यहां बचा है, वहां बचा है, वगैरह वगैरह। लेकिन मोटी बात यह है कि 20वीं सदी का समाजवाद आया और गया, तो एक फसल उगी और वो खत्म हुई। और मैंने जैसा पहले ही कहा, फसल जमीन का असर होता है और फसल पे मौसम की मार भी पड़ती है। फसल खत्म हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बीज में ही दोष था। बीज तो कई बार जहरीले बीज से जो फसल उगती है उसमें ऐसा नशा पैदा होता है कि पूरे के पूरे देश पागल हो जाते हैं। और हम बहुत सारे उदाहरणों की बात नहीं करेंगे। जो क्लासिक उदाहरण है वो हिटलर के जर्मनी का है। 30% लोगों ने हिटलर को पावर के नजदीक तक पहुंचाया और विभिन्न राजनीतिक चालबाजियों के बीच उसे पावर मिला। और जब उसे पावर मिला और जब वो विश्व युद्ध में उसने झोंका सारी दुनिया को, तो 90 से 95% जर्मन उसके पीछे पागल थे, हिटलर के पीछे पागल थे, सपोर्ट कर रहे थे उसमें। बहुत थोड़े से लोग जो थे वो फिर भी उसके विरोध में थे या लड़ने की कोशिश कर रहे थे। फसलें तो जहरीले बीजों की भी कई बार ऐसी उगती हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं। हो सकता है हमारे यहाँ भी कुछ फसल ऐसी उगी है और कुछ फसल ऐसी उग रही है। लेकिन जो अच्छी फसलें होती हैं उनके पौधे भी कई बार कांटेदार हो सकते हैं और आपको चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से किसी फसल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसके कांटेदार होने को प्रधानता दे रहे हैं या जो फल निकलता है उसको प्रधानता दे रहे हैं। और 20वीं सदी का जो इतिहास है वो आज चाहे जिस तरह से खारिज किया जा रहा हो या भुलाया जा रहा हो, उसमें पौधे कुछ कांटेदार भले निकले हों लेकिन फल उन देशों के लिए काफी स्वास्थ्यकारी साबित हुए और वो देश कहां से कहां पहुंचे। सोवियत संघ जो टूट गया, वो सोवियत संघ भी जार के रूस से शुरू करके कहां तक पहुंचा, उस सबके विस्तार में जाने की मेरी का समय नहीं है और मेरी ये मंशा नहीं है कि मैं भी उन डिफेंड करने वालों की कतार में शरीक हूं कि किसी न किसी तरह से मैं वही राग अलापता रहूं। यह एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि 20वीं सदी का समाजवाद पैदा हुआ और कहीं 70 साल, कहीं 50 साल, कहीं 40 साल चला। और ये फैक्ट है कि 20वीं सदी का समाजवाद, और मैं जानबूझ के ये पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं, 20वीं सदी का समाजवाद, मैं समाजवाद नहीं कह रहा हूं, 20वीं सदी का समाजवाद पैदा हुआ और 20वीं सदी का समाजवाद खत्म हुआ। 20वीं सदी का जब समाजवाद पैदा हुआ तो उस समय अगर मार्क्स होते, मैंने कहा कि मैं मार्क्स के मुंह में अपनी बात नहीं डालूंगा लेकिन मेटाफर के रूप में डाल रहा हूं, उस समय अगर मार्क्स होते तो मार्क्स के जो दो पक्ष थे, एक पक्ष हकीकत की निचोड़ वाला, मैं एक सैद्धांतिक कारण से उसको मैं कहूं कि वो संरचनावादी मार्क्स थे, वो ऑब्जेक्टिविस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्स, जिन्होंने कैपिटल पर मोटी किताब लिखी, जिन्होंने पूंजीवाद की व्याख्या की, वो स्ट्रक्चरल पर उनका जोर था। और एक मार्क्स थे जिन्होंने इतिहास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, इतिहास कैसे बनता है, उसके भी विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन उसमें कर्ता शक्ति वाले मार्क्स की प्रधानता थी। स्पेशली यंग मार्क्स जिनको कहा जाता है, उसमें कर्ता शक्ति, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करने वाला,
वाले मार्क्स की प्रधानता थी। मैं कहूंगा कि 20वीं सदी की शुरुआत स्ट्रक्चरल मार्क्स की हार से और कर्ता शक्ति वाले मार्क्स की जीत से शुरू होती है। वो अगर होते तो कहते कि ये तुम कहीं एडवेंचरिज्म तो नहीं कर रहे हो, लेकिन उन्हीं का दूसरा पक्ष कर्ता शक्ति वाला मार्क्स कहता है कि हां ये तुम ठीक कर रहे हो। जहां हो सकता है वहां किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां हो सकता है अगर वहां किया ना जाए तो हो सकता है इतिहास का रास्ता उतनी आसानी से आगे ना बढ़े या उतनी तेजी से आगे ना बढ़े। तो 20वीं सदी के मार्क्सवाद एक समाजवाद का जब जन्म हुआ तो कर्ता शक्ति वाले मार्क्स की जीत थी। और जब 20वीं सदी का समाजवाद 1990 में आके खत्म होता है तो वो संरचनावादी मार्क्स की जीत थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप गौर करें कि जितनी भी क्रांतियां हुई, दो बड़ी क्रांतियां रूस की और चीन की, कोई भी क्रांति डायरेक्टली प्रत्यक्षतः पूंजीवाद के विरुद्ध आज तक नहीं हुई है। प्रत्यक्ष पूंजीवाद के विरुद्ध, उसका अर्थ पूंजीवाद, उससे उस क्रांति से पूंजीवाद का वैश्विक स्तर पर विरोध हुआ, यह सच है। लेकिन प्रत्यक्ष किसी ऐसे समाज में जहां पूंजीवाद की जड़ जमी और पकी हुई हो, जहां बाजार का आर्थिक साम्राज्य हो और जहां राज्य में लोकतंत्र हो, जो जिसे हमारी मार्क्सवाद के जार्गन में बुर्जुआ लोकतंत्र कहते हैं, वो बुर्जुआ लोकतंत्र हो, ऐसे किसी भी देश में आज तक एक भी क्रांति नहीं हुई है। जो पूरे मार्क्सवाद की फसल के उगने का अब तक का उदाहरण है, वो सारे ऐसे देशों का है जहां पूंजीवाद पका नहीं था, जहां लोकतंत्र था नहीं, जहां आपातकालीन परिस्थितियां थी, युद्ध की परिस्थिति थी। जब आपातकालीन परिस्थिति में मार्क्सवादी विचार की फसल उगी तो तगड़ी फसल उगी। जिन समाजों को उनके संकट से कोई बाहर निकालने की हालत में नहीं था, मुट्ठी भर बोल्शेविक और ऐसे उदाहरण ऐसे सामने आए जिन्होंने उन समाजों को उन संकट से बाहर निकाला। आज इस पर लोग भूल गए हैं और आज इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन 20वीं सदी का इतिहास इसके बिना नहीं लिखा जा सकता। 20वीं सदी का जो फसल थी वो पिछड़े हुए समाजों की आपातकालीन परिस्थितियों की, दो विश्व युद्धों के बीच की, और बाद में भी साम्राज्यवाद का जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध तीसरी दुनिया के बहुत सारे गुलाम देशों की लड़ाई वगैरह वगैरह, उसके बीच ही 20वीं सदी के समाजवाद की फसल पकी। अब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें किसी उन्नत पूंजीवादी देश में और किसी बाकायदा बुर्जुआ लोकतांत्रिक देश में कोई क्रांति हुई हो। ये भविष्य का मसला है। इसमें ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बात होती है वो 0 और 100 में होती है कि या तो है या तो नहीं है, या तो सब कुछ ठीक था या तो सब कुछ खराब था, इस तरह से होती है। लेकिन बहुत विशिष्ट परिस्थिति थी एक 20वीं सदी की दुनिया में। 20वीं सदी का समाजवाद आया, उसने कमाल किए, उसमें दिक्कतें भी थी, पौधे कांटेदार भी निकले, परेशानियां आई, और धीरे धीरे वो जो उसका जो समय पूरा हुआ, जो लोग कहते हैं ना कि इसकी या उसकी गलती से, आप देखेंगे कि जब वो संकट में थे, घेर लिए गए थे, सारी दुनिया उन पे हमला कर रही थी, तब तो वो लड़कर के जीते। और जब वो सुपर पावर हो गए और जब किसी की हिम्मत नहीं थी उनसे लड़ने की, तो वो खड़े खड़े गिर पड़े। तो इसका कारण ये नहीं, कोई छोटा मोटा कारण नहीं था, छोटे मोटे कारण भी थे। मैं किसी को बरी नहीं कर रहा हूं, और मैं सारे नेताओं की न तो जय जयकार कर रहा हूं और न तो मैं सारे नेताओं की न तो मैं भर्त्सना कर रहा हूं, वो डिटेल की बात है। लेकिन मोटी बात यह हुई कि उस 20वीं सदी के समाजवाद का समय पूरा हुआ। 21वीं सदी के ये ज्यादातर मार्क्सवादी इस बात को मोटे तौर पर कहने को तैयार नहीं है या कह नहीं रहे हैं। वो या तो डिफेंड करते हैं कोई तार्किक दावपेच के जरिए, या पूरा खारिज करते हैं। जैसे 20वीं सदी तो गड्ढे में गई। 20वीं सदी में जो कुछ हुआ वो सारा गलतियों का पुलिंदा था।
ऐसे ऐसे कहते हैं। ये दोनों चीजें सही नहीं है। 20वीं सदी थी, 20वीं सदी का इतिहास 20वीं सदी के समाजवाद के बिना लिखा नहीं जा सकता। पूरी 20वीं सदी और उसका बाद का हिस्सा सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक के बीच में जो द्वंद्व था, जो टकराहट थी, जो तनाव था, उसके बिना क्या आप 20वीं सदी का इतिहास लिख सकते हैं और समझ सकते हैं उसके बिना? तो 20वीं सदी हुई थी वो, और आप उसे इस या उस तर्क से डिफेंड करके या ऑल आउट अटैक करके उस इतिहास को की लिपापोती नहीं कर सकते। मोटी बात यही कही जा सकती है कि वो एक ऑब्जेक्टिव कंडीशंस ऐसी थी जो मैंने पहले ही कहा कि आपातकालीन, युद्धकालीन, पिछड़े देशों का, गैर लोकतांत्रिक स्टेट के राजाओं, डिक्टेटर्स, मिलिट्री डिक्टेटर्स और फॉरेन रूलर्स, उनके स्टेट के खिलाफ मिलिटरीली लड़कर स्टेट पावर जीतकर फिर समाजवाद बनाएंगे, ये जो मॉडल था, ये 20वीं सदी का मॉडल था और उसने अपना काम किया, वो पूरा हुआ। 21वीं सदी की चुनौतियां क्या हैं? मैं 4-5 चीजों का जिक्र भर करूंगा क्योंकि वो सब लंबे चौड़े विषय हैं, लंबे चौड़े विवाद उन विषयों को लेकर के हैं, लेकिन 4-5 चुनौतियों की मैं चर्चा करूंगा। पहली की चर्चा मैंने ऑलरेडी कर दी कि किसी उन्नत पूंजीवादी देश में लोकतांत्रिक राज्य के अधीन समाजवादी क्रांति आज तक हुई नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यह है, और इसमें वो कोई रास्ता काम नहीं आएगा जो 20वीं सदी में काम आया। वो इसलिए नहीं कि वो रास्ता गलत था, वो समय बीत गया और अब जो चुनौती है वो पूंजीवाद के वर्चस्व के विरुद्ध, वैचारिक वर्चस्व के विरुद्ध लड़ने की चुनौती सबसे बड़ी है, क्योंकि आप इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि लोग वोट देते हैं, जो भी समझते हो उसके हिसाब से वोट देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते। आप आज की पार्टियों का आचरण देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में हम ये लिखेंगे कि ये जो स्टेट है, ये डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जुआजी है, ये लोकतंत्र जो है वो छद्म, बनावटी लोकतंत्र है, जनता से लेजिटिमेट, एट बेस्ट जनता से अपने स्टेट के लिए लेजिटिमेसी हासिल करने का एक उपाय है। और करेंगे क्या? करेंगे वही, या तो चुनाव लड़ेंगे या किसी छोटे मोटे इलाके में 2-4 या 2-4 हजार बंदूकें उठाकर भारत जैसे देश के स्टेट को उलटने की कोशिश करेंगे। दोनों ही एक में आप जो कह रहे हैं अपने पार्टी प्रोग्राम में, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वो जिसको आप छद्म लोकतंत्र कह रहे हैं उसमें भागीदारी को अपना संपूर्ण काम बनाए हुए हैं। और दूसरा, आप दूसरे लोग जो आप तो उनकी भी हालत सामने है सभी के, लेकिन अभी हाल तक कोशिश ये करते थे कि हम दंडका रन से और कहीं से चल के बंदूक लिए हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसमें दोनों चीजें होने वाली नहीं है, एक कर ही नहीं रहे हैं और एक के किए होने वाला ही नहीं है। उसका कारण क्या है? आपस में सरफुटौल जो होता है वामपंथियों के बीच में, ये सरफुटौल इसलिए होता है क्योंकि ये बड़ी बात समझ में नहीं आ रही है कि हम 20वीं सदी के समाजवाद की विरासत को से इनकार किए बगैर ये कह सकते हैं कि उसका समय गया, भविष्य का समाजवाद किसी और तरह का होगा। तो उसमें 4 चुनौतियों का मैं जिक्र करूंगा। पहली चुनौती ये कि 150 साल पहले कैपिटल की व्याख्या करके मार्क्स जो गए, क्या वही व्याख्या आज के वैश्विक पूंजीवाद की संपूर्ण व्याख्या साबित हो सकती है? सिद्धांत वही सही साबित हो सकता है, लेकिन व्याख्या तो अलग से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आज का जो 20वीं सदी का पूंजीवाद है उसने बहुत सारा सफर तय किया है। पहली बात तो यह है कि जहां यह सच है कि पूंजीवाद की कोई भी व्याख्या नहीं है सिवाय मार्क्सवादी व्याख्या के, सिवाय ये बात आपको डॉगमेटिक लग सकती है, आपको लग सकता है कि सारी डॉगमा से अपना पीछा छुड़ाते हुए ये आदमी वापस तो वहीं पहुंचा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मार्क्सवादी व्याख्या जो पूंजीवाद की है वो अब अर्थशास्त्रियों का कॉमन सेंस है, ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का वो कॉमन सेंस है। ओके,
जो आज से 150 साल पहले नहीं था। वो उसका विरोध करेंगे। इवन मिल्टन फ्रीडमैन, इवन हायक या जो राइट विंगर्स हैं, वो भी उससे इनकार नहीं कर सकते। और जो रिलेटिवली प्रोग्रेसिव इवन नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है जोसेफ स्टिग्लिट्ज एंड सो ऑन, उनकी व्याख्या तो उस पर आधारित ही है। लेकिन आज के पूंजीवाद की व्याख्या करने वाला कोई मार्क्सवादी अर्थशास्त्री भी हमारे सामने नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि हमें जब कुछ बड़े सवालों के जवाब देने हैं जिसका समय नहीं है इस समय, कि रेगन थैचर का युग जब शुरू हुआ 1980 में, तो वो क्यों शुरू हुआ। और हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, मैं तो विदेश में पढ़ाई कर रहा था और मैं मार्क्सवादी भी था, और हम लोग, मुझे याद है हम लोगों ने ये कहा था कि ये एक ब्लिप है, ये आएगा और जाएगा। और 40 साल हो गए, गया नहीं और बदतर होता गया। तो हमारे सामने ये पूंजीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या सही होते हुए हमें इस परिघटना को तो समझना होगा ना कि वेलफेयर स्टेट जो पीछे हटा, जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है कैपिटलिज्म का 1945-48 से लेकर 1973-75 तक, जो वेलफेयर स्टेट वाला मॉडल था, और जिस यूरोप को तबाह किया था उसी यूरोप को बनाने में पूंजीवाद फल फूल रहा था उन 25 सालों में। जो 25 साल वैश्विक पूंजीवाद के सबसे अच्छे 25 साल कहे जाते हैं, 1945 से 48 से 73 के बीच में। वो गया तो क्यों गया? ऐसा गया कि आया ही नहीं। जो लेबर पार्टी यूके की है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस की है, जिनकी पैदाइश उस वेलफेयरिस्ट मॉडल में और केन्सियन स्ट्रेटजी में हुई थी, वो उसका अब नाम नहीं लेते, और वहां एक से एक मार्केटिस्ट फंडामेंटलिस्ट पैदा हो रहे हैं उन पार्टियों में इसमें। तो वेलफेयर स्टेट क्यों गया? और रेगन थैचर का न्यू लिबरलिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म, जो भी आप कह लीजिए, जो आज के क्रोनी कैपिटलिज्म तक पहुंचा है, वो सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, वो दुनिया भर में हो रहा है उसमें। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म इतना नंगा होते हुए, इतनी इनइक्वालिटी को और इतने इकोनॉमिक इनजस्टिस को जन्म देते हुए इतना स्थायी क्यों है, इसकी व्याख्या करने को कोई हमसे कहे और हम कहें कि मार्क्स क्या कैपिटल पढ़ लो 1867 में लिखा था, तो ये तो जवाब नहीं होगा ना, ये आज करना पड़ेगा। तो पहली चुनौती तो ये है कि आप आज के पूंजीवाद के स्थायित्व के बारे में आपकी व्याख्या क्या है, उसकी ताकत के बारे में आपकी व्याख्या क्या है, ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती राजनीति के आंगन में है। राजनीति के आंगन में वो चुनौती राष्ट्रवाद की चुनौती है। राष्ट्रवाद का जितना ट्रैक्शन है बहुत सारे देशों में, और आपने यहां देखा है कि जो लोग पिछली बार भी संकट में थे, पुलवामा ने उनको पार करा दिया। पुलवामा आप जानते ही होंगे, ये सारे अब कोड वर्ड होने चाहिए। तो पुलवामा ने, जो पिछली बार 2019 में संकट में थे, पुलवामा ने उनको पार करा दिया। जितनी भी भूमिका पुलवामा में निभाई तो थी। तो राष्ट्रवाद का जो ये आकर्षण है और राष्ट्रवाद का जो ये देशव्यापी जनता के बीच में जो आकर्षण है, वो ट्रैक्शन, वो खिंचाहट, जनता को खींच लेने की ताकत क्यों है? मार्क्सवाद के पास राष्ट्रवाद का क्या रूप है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक अक्सर ये कहते हैं कि उनका राष्ट्रवाद धर्म आधारित या हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद है। अगर आप उपनिवेशवाद विरोधी ही राष्ट्रवाद की बात करेंगे, राष्ट्रवाद से आप इनकार कर नहीं सकते, क्योंकि उसकी ताकत है चुनाव के मैदान में, राजनीतिक एरिना में उसकी ताकत दिखाई दे रही है। अगर इनकार नहीं कर सकते तो आप कहेंगे कि ये उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद ही अच्छा राष्ट्रवाद हो सकता है, और उसके लिए आप किसी न किसी प्रकार के उपनिवेशवाद को अंडरलाइन करते रहेंगे। किसी न किसी प्रकार के उपनिवेशवाद अगर है नहीं तो उसका आविष्कार करते रहेंगे, कहते रहेंगे कि आपको पता नहीं है लेकिन उपनिवेशवाद अभी भी कायम है, और लोग ये समझ नहीं पाएंगे। और आपने लोगों को समझाने के लिए राष्ट्रवाद की बात की थी, और लोगों को समझाने के लिए जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं उसमें आप उपनिवेशवाद ले आ रहे हैं जो लोगों के जीवन अनुभव में नहीं है, तो बात तो बनेगी नहीं।
आपका राष्ट्रवाद चाहे जितना प्रोग्रेसिव क्यों ना हो, सिर्फ उपनिवेशवाद विरोधी धारणा राष्ट्रवाद की नहीं चल पाएगी। यहां तक कि दूसरी धारणाएं जो मार्क्सवादियों की नहीं हो सकती हैं, जो लिबरल धारणाएं हैं राष्ट्रवाद की, नागरिक का राष्ट्रवाद। नागरिक का राष्ट्रवाद मतलब कि जो पहले से दिया हुआ रिपब्लिक है, पहले से दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां जो नागरिक डिफाइंड है उसका इंडिया का नेशनलिज्म उसका नेशनलिज्म है। तो नागरिक का राष्ट्रवाद जो लिबरल नेशनलिज्म है वो भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी आंख के सामने देखते देखते धर्म पर आधारित, पहचान पर आधारित राष्ट्रवाद ने पूरी राजनीति को अपने चपेट में ले लिया है। तो लिबरल नेशनलिज्म को भी प्रॉब्लम है, प्रोग्रेसिव नेशनलिज्म को भी प्रॉब्लम है, और नेशनलिज्म से छुटकारा है नहीं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मार्क्सवादी का नेशनलिज्म क्या होगा। मार्क्सवादी का परमानेंट नेशनलिज्म नहीं हो सकता, मार्क्सवादी इंटरनेशनलिस्ट ही होगा। लेकिन जो भी 10-20 साल का यह मामला नहीं है, हो सकता है 10-20 सदियों का मामला हो, 100-200 साल का मामला हो, कि राष्ट्रवाद से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। तो आप इतने लंबे समय में अंतरराष्ट्रीयता की बात करके न तो चुनाव जीत पाएंगे और न तो वैचारिक वर्चस्व हासिल कर पाएंगे। और वहां पर नुकसान यह हो रहा है कि जो राष्ट्रवाद चल गया है उसकी वजह से ये राष्ट्रवाद एक जहरीला राष्ट्रवाद पैदा हो गया है, जो भारत के गौरव की बात पहचान ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया की उन्नत संस्कृति ऐसी नहीं है जो महाकाव्यों पर आधारित न हो, और दुनिया की कोई भी उन्नत संस्कृति ऐसी नहीं है, अपने आप को अभी मैं उन्नत नहीं कह रहा हूं, भारत को, कोई भी उन्नत संस्कृति नहीं है जो महाकाव्यों के प्रणेताओं को का आदर न करता हो, बल्कि महाकाव्यों के चरित्रों को देवता बनाकर चलता हो। वो सिर्फ हमारे यहां होता है। महाकाव्यों के प्रणेता भुला दिए गए और महाकाव्यों के चरित्र देवता बना दिए गए। और वो एक लंबी कथा है जो भक्ति आंदोलन होते हुए यहां तक पहुंची है, तुलसीदास से होते हुए यहां तक पहुंची है, जिसमें महाकाव्यों के कब लिखे गए, कितनी उन्नत भाषा में लिखे गए, उनको हमारा जो सामाजिक और वामपंथी आंदोलन है वो आज के सांस्कृतिक मूल और राजनीतिक मूल्यों के आधार पर उनकी व्याख्या करता है, तो उनको सिर्फ ब्राह्मणवादी करार दे देता है। तो आज से 2000 साल पहले लिखा गया महाकाव्य क्या आज के पैमाने पर सही उतरेगा? तो आपके सामने यह संकट है कि आप उसको पूरा अपना भी नहीं सकते, लेकिन एक छोर जो है उन महाकाव्यों के चरित्रों को देवता बनाकर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, यानी उनकी हर बात का हमें अनुकरण करना चाहिए। एक छोर ये कहता है, ये अलग से बहस का विषय है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुकरण 21वीं सदी में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नो, शंभू का क्या होगा, सीता का क्या होगा, लेकिन वो छोटी बहसें हैं। उसमें बड़ी बहस ये है कि किसी भी संस्कृति की पुरानी महानता, पुराने गौरव को स्वीकार करने के लिए उस समय में जो महाकाव्य लिखे गए, या जो गणित पैदा हुआ, या जो विज्ञान पैदा हुआ। आपको शायद मालूम ही होगा कि आर्यभट्ट कोपरनिकस से 1000 साल पहले 4वीं सदी में आर्यभट्ट ने कोपरनिकन, जिसको सिद्धांत कहा जाता है कि सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए वो जहां से वहां की साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है यूरोप में, वो हमारे यहां उससे 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने कहा था। आप लोगों में से जो थोड़ा बहुत हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स जिन्होंने किया होगा वो जानते होंगे पाई एक मैथमेटिकल सिंबल होता है जो आप कैलकुलेट करते हैं किसी वृत्त की परिधि को, जिसके सहारे, या वृत्त के क्षेत्रफल को। उस पाई को 5 दशमलव प्लेसेस तक आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में कैलकुलेट किया था। कोई बात होती है उसकी, प्लास्टिक सर्जरी की बात होती है, पुष्पक विमान की बात होती है। कोई ऐसी सभ्यता है जो बिना आधुनिक विज्ञान के विमान उड़ा रहा हो? कोई है? तो दूसरी सभ्यताओं ने ये तरीके निकाले कि विमान आधुनिक विज्ञान से उड़ाएंगे, प्रकृति को आधुनिक विज्ञान से समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि होमर को गड्ढे में डाल देंगे। होमर जो पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा एपिक लिखने वाला था,
ग्रीक एपिक्स का जो जनक था उसमें, इलियड और ओडिसियस, सो ये वहां के भी दो महाकाव्य थे, हमारे यहाँ भी दो हैं इसमें। तो ये जो सभ्यतात्मक गौरव को साहित्य और विज्ञान और ज्ञान के जरिए स्थापित करना और उसी पे टिके न रहना, आधुनिकता का वर्ण करना, उस पर खड़े होकर के आधुनिकता का वर्ण करना, उस पर खड़े होकर के आधुनिक विज्ञान का हिस्सा बन जाना, उस पर खड़े होकर के विमान उड़ाना या रॉकेट छोड़ना। तो आज इसरो के चेयरमैन तो किसी पुजारी के पास जाके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तब मंगलयान छोड़ते हैं। तो विज्ञान और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जो हैं वो इंडियन साइंस कांग्रेस में जाके भाषण देते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा उसमें। तो ये जो गलती हुई है, इसमें न केवल हमारा आधुनिक जा रहा है, हमारा प्रेजेंट जा रहा है, पास्ट का गौरव भी हमारा गड्ढे में जा रहा है, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भारत में क्या क्या हुआ था। क्या सिविलाइजेशनल बेसिस पर किसी ऐसे बिल्कुल इटर्नल नहीं लेकिन चिरस्थायी राष्ट्रवाद की कल्पना की जा सकती है? क्योंकि भारतीयों की भारतीय के रूप में पहचान है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, और नेशनलिज्म का ट्रैक्शन है। ये आज के मार्क्सवादियों के सामने दूसरी चुनौती, आज के मार्क्सवादियों के सामने तीसरी चुनौती आधुनिकता की है। आज ऐसा बौद्धिक माहौल बना है जिसमें आधुनिकता तो आई नहीं, उत्तर आधुनिकता की घोषणा हो गई हमारे समाज में, दुनिया भर में हो रहा है। और जो उत्तर हाइफनेटेड लोग हैं, उत्तर आधुनिक विद्वान और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान, वो सब भारतीय ट्राइब्स की, समुदायों की, जनजातियों की और हजारों साल पुरानी जीवन पद्धति और जीवन रूप की व्याख्या कहां करते हैं? हार्वर्ड और शिकागो और कोलंबिया में बैठकर, वहां पर। इस तरह की उत्तर आधुनिक और उत्तर औपनिवेशिक व्याख्या, उत्तर औपनिवेशिक शब्द मैं क्यों ले आ रहा हूं? यह उसी तरह का है जैसे एक विचारधारा कहती है कि भारत महान था, लेकिन मुसलमानों ने आकर बिगाड़ दिया, बाहर वालों ने आके बिगाड़ दिया। तो भाई उसमें से बहुत सवाल पैदा होते हैं, आज बहस नहीं कर सकते उस पर कि भाई आप महान थे तो बिगड़ क्यों गए? किसी के बिगाड़ने से बिगड़ जाएंगे आप? 10,000 या 5,000 घुड़सवार जो है दर्रे से निकल के आएंगे और सोमनाथ तक पहुंच जाएंगे, बीच में कोई रोकने वाला नहीं होगा। और एक बार बिगड़ गए तो सारा अपना भूल गए, फिर अंग्रेजों को आके याद दिलाना पड़ा कि भाई तुम्हारे पास तो वेद था, तुम्हारे पास तो उपनिषद थे, तुम्हारे यहां तो बौद्ध धर्म पैदा हुआ था। ये अंग्रेजों को आके हमको याद दिलाना पड़ेगा? ऐसा कैसे हम बिगड़ जाते हैं? 5,000 घुड़सवार आकर के ऐसा कैसे कर देते हैं? वही जवाब उत्तर औपनिवेशिक हम वामपंथी देते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों ने आके बिगाड़ दिया, हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने आके बिगाड़ दिया। यही जवाब हम देते हैं कि सारा कुछ जो है, और बड़े बड़े उसके विद्वान हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर, जेएनयू इंक्लूडेड, एंड हार्वर्ड इंक्लूडेड, बैठे हुए हैं, जो भारत का दुर्भाग्य जो है वो केवल उपनिवेशवाद था और ऐसा बिगड़ गया कि अब कभी बनेगा नहीं। ये कहा जाता है, ये गलत धारणा है, ये पूरी गलत धारणा है। उपनिवेशवाद आया और गया। आज से 1000 साल पहले की व्यवस्था या 200 साल पहले की कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। उसकी बुराइयों का लेखा जोखा करके आप कल नहीं बना सकते। आपको आधुनिकता के बारे में एक अप्रोच लेना पड़ेगा। और वामपंथी क्या करते हैं? आधुनिकता को पूंजीवाद से नत्थी कर देते हैं। चूंकि आधुनिकता उसी समय पैदा हुई, लगभग जिस समय पूंजीवाद पैदा हुआ। आधुनिकता से हमारा मतलब है आधुनिक विज्ञान, आधुनिक दर्शन, आधुनिक सिद्धांत। ये सारे 300 साल में पैदा होते हैं लगभग, समझिए। सबसे पहले आधुनिक विज्ञान पैदा होता है, जो न्यूटन के टाइम में आकर के पूरा होता है, वैज्ञानिक क्रांति पूरी होती है। उसकी रोशनी में जो सारा दर्शन क्रिश्चियनिटी के अधीन होता था, उससे निकल करके आधुनिक दर्शन पैदा होता है। जो पादरी भी ऐसा दर्शन लिखते हैं जिसका ईसाइयत से लेना देना नहीं है, जो मॉडर्न थॉट प्रोसेस का जन्म होता है। देकार्त और लाइबनीज जैसे लोगों से शुरुआत होती है, जो कांट होते हुए, हेगल मार्क्स होते हुए आगे बढ़ती है। कि आधुनिकता के बारे में सारे विद्वानों का भी, सारे
पश्चिमी अकादमिक विद्वानों का भी और वामपंथियों का भी गलत रुख है। वो आधुनिकता को पूंजीवाद का उत्पाद मानते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक क्रांति हुई थी और जब आधुनिक दर्शन की पैदाइश हुई थी, उस समय पूंजीवाद कहीं था नहीं। ये तो छोड़िए कि वो पूंजीवाद विज्ञान को और दर्शन को अपने उपकरण के रूप में पैदा करेगा और उस उपकरण का इस्तेमाल करके दुनिया पर राज करेगा, ये कपोल कल्पना है। जिस समय वैज्ञानिक क्रांति हुई और आधुनिक दार्शनिक क्रांति हुई, उस समय पूंजीवाद कहीं कहीं पैदा हो रहा था और आपस वहीं की राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा था, कहीं उसके पैर नहीं जमे थे। पूंजीवाद के पैर जमते जमते 19वीं सदी आ जाती है और 19वीं सदी भी बीत जाती है, जबकि सारा आधुनिक विज्ञान और आधुनिक दर्शन पैदा हो चुका है। तो जहां पूंजीवाद आर्थिक व्यवस्था के अंदर की चीज है, उसी तरह से आधुनिकता एक सांस्कृतिक दुनिया के अंदर की चीज है। सांस्कृतिक दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन हुआ जिसको होने में 500 साल लगे, और इत्तेफाक ऐसा था कि पूंजीवाद उसी समय पैदा हुआ और उसी 200 साल 300 साल के अंत में ताकतवर हुआ और उसने विज्ञान को और विज्ञान से उपजी हुई टेक्नोलॉजी को और सारे दर्शन के प्रोफेसरों को और सारे आइडियोलॉग्स को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप आधुनिकता को ही फेंक दें। आप पूंजीवाद फेंकेंगे तो आधुनिकता भी फेंक देंगे। ज्यादातर मार्क्सवादी आपको यह कहते हुए पाए जाएंगे, जबकि आज उनसे पूछा जाए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को वामपंथी उलटना चाहते थे क्रांति करने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की बात आज जब कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा है तो क्यों करते हैं? ये जवाब देना पड़ेगा ना। अगर आज कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा है और हम इसको बचाएंगे, उसका कारण यह है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो हिस्से हैं, जो पहले ही मैंने कहा, स्ट्रक्चरल हिस्सा और दूसरा जो पूंजीवादी हिस्सा है उसके हम विरुद्ध हैं और जो आधुनिक हिस्सा है उसके हम साथ हैं। भविष्य का जो समाजवाद आएगा उसमें भारत के संविधान का जो आधुनिकता वाला हिस्सा है वो जारी रहेगा। आधुनिकता माने एक व्यक्ति एक वोट, हर नागरिक बराबर, धर्म के आधार पर नागरिकता की व्याख्या नहीं, ये सारे आधुनिक कॉन्सेप्ट हैं और ये समाजवाद में भी जारी रहेंगे। हालांकि समाजवाद में उत्पादन के साधनों की निजी मिल्कियत पर रोक लगेगी। सारे मिल्कियत पर रोक नहीं लगेगी, उत्पादन के साधनों पर निजी मिल्कियत पर, और वो रोक भी धीरे धीरे आएगी। तो ये लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन तीसरी चुनौती आधुनिकता की है कि जिस देश को आधुनिकता की, जिस समाज को आधुनिकता की गहरी जरूरत हो, वहां विद्वान हो तो, प्रोफेसर हो तो, सामाजिक आंदोलन हो तो, हर कोई आधुनिकता को गाली दिया जा रहा है। यह बिल्कुल उल्टी बात हो रही है। बौद्धिक स्तर पर भी उल्टी बात हो रही है और सामाजिक आंदोलनों के स्तर पर भी उल्टी बात हो रही है। भारत को आधुनिकता की आवश्यकता है। और आखिरी बात यह है कि वामपंथ जो है उसका हाल आज वो हो रहा है जो 6वीं से 7वीं से 11वीं सदी के बीच में बौद्ध धर्म का हुआ था। उससे हमारा क्या मतलब है? आप जानते हैं कि गुप्त काल, हालांकि ब्राह्मणवाद को सहायता देने वाला क्लासिकीय पीरियड था वो, लेकिन फिर भी उसमें कालिदास हुए, आर्यभट्ट हुए, वगैरह वगैरह। तो जब बौद्ध धर्म को राजकीय आश्रय खत्म होता है और बौद्ध और सनातन के बीच का सांस्कृतिक और धार्मिक युद्ध भारतीय समाज का सबसे बड़ा युद्ध है, तो बौद्धों को कहां जाना पड़ता है? जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता से आश्रय मांगना पड़ता है। और जब धर्म जनता के बीच में पहुंचता है, लोक धर्म बनने की कोशिश करता है, तो वो बौद्ध धर्म जिसका वज्रयानी पद्धतियों से कोई लेना देना नहीं था, वज्रयान बौद्ध धर्म पैदा होता है। वज्रयान आप जानते हैं, तांत्रिकों जैसा, तांत्रिकों से मिलता जुलता। साम्राज्य की समाप्ति के बाद, हर्षवर्धन के बाद और मुसलमानों के आने से पहले के बीच के जो 500 साल हैं, वो 500 साल बिखराव के और गिरावट के, भारतीय सभ्यता के गिरावट के पीरियड थे। मुसलमान इत्तेफाक से आ गए, कोई भी आया होता तो भारत जीत लेता, क्योंकि वो गिरावट का पीरियड था। सारे समाज में धर्म का, तांत्रिक और तरह तरह का हठयोगी, तरह तरह के कुकर्मों, पंचमकार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम व्याख्या नहीं करेंगे। पंचमकार वाला समय था वो।
ऐसा समाज कोई भी जीत लेता। मुगल साम्राज्य के समाप्त होने के बाद जो स्टेट्स थे, जिनको क्या सक्सेसर स्टेट्स कहा जाता है, उसमें कोई भी आके जीत लेता, इत्तेफाक से यूरोपियन नाविक जहाज पर सवार होकर के आ गए। तो जो बौद्ध धर्म की हम जो बात कर रहे थे, ये वज्रयान बौद्ध धर्म लोकरंजक पॉपुलिस्ट होने के चक्कर में वज्रयान बौद्ध धर्म पैदा हुआ, और पॉपुलिस्ट होने के चक्कर में वज्रयानी वामपंथी पैदा हुए हैं आज। पॉपुलिस्ट होने के चक्कर में, क्योंकि हमेशा यह पूछा जाता है कि आप यहां वर्ग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, वहां वर्ग संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं। आप पूरे हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े वर्ग संघर्ष कर सकते हैं, किया है। वामपंथियों ने ट्रेड यूनियन बनाए, ट्रेड यूनियन के जरिए वर्किंग क्लास ने लड़ाइयां जीती, और जिस वर्किंग क्लास ने वामपंथियों के लड़ने की वजह से लड़ाइयां जीती, उन्होंने ही वोट कभी कांग्रेस को दिया और अब भाजपा को देते हैं। आर्थिक लड़ाइयां लड़ने के लिए वामपंथी हैं, सर कटाने के लिए वामपंथी हैं, और वोट देने का अधिकार जो मिला उसके लिए कोई और है। ये भी एक हकीकत है, ये कोई जनता की आलोचना नहीं है। वो अलग से व्याख्या की जा सकती है कि जनता ऐसा क्यों करती है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में पॉपुलिस्ट वर्ग संघर्ष चला करके आप सारा देश छाप सकते हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वैचारिक और राजनीतिक माहौल नहीं बदल सकते वज्रयानी होकर के, तांत्रिक होकर के, लोकल प्रैक्टिशनर होकर के आप देश का राजनीतिक और वैचारिक माहौल नहीं बदल सकते। तो चौथी चुनौती ये है, और ये वामपंथियों की आंतरिक चुनौती है, मार्क्सवादी विचार की आंतरिक चुनौती है कि वो बड़ा सोच सकता है क्या, भारतीय सभ्यता क्या है उसकी अपनी व्याख्या कर सकता है क्या, भारतीय राष्ट्रवाद क्या होगा उसकी वो वामपंथी मार्क्सीय व्याख्या कर सकता है क्या, वो पूंजीवाद, आज के पूंजीवाद की समग्र आलोचना पेश कर सकता है क्या, भविष्य के समाजवाद की एक डेमोक्रेटिक और प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, फ्री सोसाइटी देने वाली रूपरेखा पेश कर सकता है क्या, और वो अपने आप को ये लोकल तांत्रिज्म और वज्रयानी प्रैक्टिस से बाहर निकाल सकता है क्या। मुझे लगता है ये चार प्रमुख चुनौतियां हैं